हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स का जो चैप्टर 10 है उसके न्यूमेरिकल्स। कुछ न्यूमेरिकल्स हमने कर लिए हैं, कुछ बाकी थे। आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर क्वेश्चन नंबर 21 तक। तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को एंड तक देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 19 स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आपके स्क्रीन पे है। तो क्वेश्चन है, दिया हुआ है two long parallel wire going into plane of paper are separated by distance r। देखो इस डायग्राम को या इस क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते हमें डायग्राम ड्रॉ करते आना चाहिए। उन्होंने बोला क्या है कि टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स। अभी लॉन्ग मतलब कितना लॉन्ग वो दिया नहीं ना, तो इन्फाइनाइटली लॉन्ग ले लेते हैं, ठीक है। गोइंग इनटू प्लेन ऑफ पेपर आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस कैपिटल आर। तो देखो हमें डायग्राम ड्रॉ करते आना चाहिए। दो लॉन्ग वायर से वो कैसे जा रही है, गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, मतलब पहली वायर ऐसी है जो प्लेन के अंदर जा रही है और दूसरी भी ऐसी ही होंगी। दोनों वायर्स बहुत लॉन्ग होंगी और एक दूसरे को पैरेलल भी होंगी। तो यहाँ पे हम उसको कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे सिवाय हम डॉट या क्रॉस नहीं बता सकते हैं, हमको वायर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा ऐसा, ये दोनों पैरेलल है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है कैपिटल आर, ठीक है। अभी देखते हैं आगे। एंड कैरी करंट आई ईच, दोनों में से करंट आई पास हो रहा है, ठीक है। दोनों में से करंट आई पास हो रहा है इन सेम डायरेक्शन। दोनों में से जो करंट पास हो रहा है उसकी डायरेक्शन सेम है। शो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम वायर्स। एक पॉइंट होगा, जो पॉइंट क्या होगा वो इक्वी डिस्टेंट होगा, ठीक है। मतलब ये दोनों वायर से एक पॉइंट जो हम लेंगे वो इक्वी डिस्टेंट होगा। उस पॉइंट को मान लेते हैं P, ठीक है। वायर एंड सबटेंडिंग एंगल थीटा विद द प्लेन कंटेनिंग वायर्स। वो फ्रॉम वर्ड यूज़ किया है वो गलत है। ये प्लेन है, ठीक है। प्लेन कौन सा है, एक जेड प्लेन है। मान लो दोनों ऐसी लाइन जा रही है, ठीक है। तो कौन सा प्लेन होगा, जेड प्लेन होगा, ठीक है। तो इस जेड प्लेन को क्या है, हमारा एक एंगल बनाएगा, ठीक है। वो एंगल क्या है, थीटा। तो मैं क्या करता हूँ, ये दोनों पॉइंट ज्वाइन कर देता हूँ और ये जो है इसके साथ में एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है। 3D डायग्राम यहाँ बोर्ड पे बनाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बनाने का ट्राई करते हैं। ये डिस्टेंस r मान लेते हैं और ये भी r मान लेते हैं। डिस्टेंस दोनों r क्यों मानेंगे, डिस्टेंस दोनों r इसलिए मानेंगे क्योंकि वहाँ पे बोल के रखा है कि वो क्या है, इक्वी डिस्टेंट है, ठीक है। ये जो पॉइंट P है इन दोनों वायर से इक्वी डिस्टेंस है, तो ये r होगा तो a भी r होगा, ठीक है। इस तरह से डायग्राम बन जाएगा फ्रॉम सबटेंडिंग एंगल थीटा। और आगे है, और डायरेक्ट हमें प्रूव करना है कि इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी होंगी, μ0 I अपॉन पाई r साइन 2 थीटा। और वो जो बनने वाली है, वो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसका डायरेक्शन भी हमें निकालना है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ये छोटी सी डायग्राम है, इसमें नहीं समझेंगे तो हम बड़ी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे समझने का कोशिश करो। ये पॉइंट P जो है इससे और इससे दोनों वायर से इक्वी डिस्टेंस है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं जैसे ही एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा, ये क्या हो जाएगा, एक बाइसेक्टर की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि P पॉइंट किस पे है, उनके बाइसेक्टर पे है। तो ये जो टोटल डिस्टेंस R है, इतना डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r/2, और इतना भी हो जाएगा r/2। डायग्राम आपको ठीक से दिख रही है क्या, ठीक है। कोशिश करो, ये डिस्टेंस है r। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, देखो हमें जो कुछ भी लाना है आंसर, उस आंसर में है कैपिटल R, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, फाइनल आंसर मुझे कैपिटल R में लाना है, इसलिए मैं स्मॉल r को भी कैपिटल R के टर्म में ले लेता हूँ, ठीक है। कॉस थीटा, इसको ठीक से देखो क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो देयरफॉर R क्या हो जाएगा, r/2 अपॉन कॉस थीटा। ये लगने वाला है, ठीक। न्यूमेरिकल के अनुसार क्या है, दोनों करंट है, दो वायर्स है, दोनों में से जाने वाला करंट सेम है, दोनों में से जाने वाला करंट I है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कैपिटल R है। एक पॉइंट P लिया जो कैसा होगा, वो इन दोनों वायर से इक्वी डिस्टेंट होगा, और वो जो पॉइंट P होगा इसके अगर उससे हमने दो लाइन्स ड्रॉ कर दी तो वो इन दोनों वायर के साथ में कितना एंगल बनाएगा, थीटा एंगल बनाने वाला है, ठीक है। इतना मान लिया हमने। चल अभी फिर क्या किया, जो हमें आंसर चाहिए था, ये आंसर ए वाला चाहिए,
उसमें जो भी हमें आर की टर्म चाहिए वो क्या है, कैपिटल। बाकी म्यू 0 आई और पाई तो कांस्टेंट है, बाकी थीटा का हम देख लेंगे। अभी चलो सॉल्व करते हैं। देखो ये एक वायर है, एक वायर है, दोनों वायर्स की वजह से यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होंगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगी। मान लो ये जो वायर है उसको मैं नाम देता हूँ W1 और ये जो वायर है उसको नाम देता हूँ W2। तो W1 वायर में से जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से जो प्रोड्यूस होंगी इस पॉइंट पे फील्ड, उसको नाम दे देता हूँ मैं B1। तो मैं लिखता हूँ कि B1 इज द फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू द करंट थ्रू वायर W1। W1 वायर में से प्रोड्यूस होने वाले करंट की वजह से प्रोड्यूस होने वाली फील्ड एट पॉइंट P। तो हमें इसके लिए फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर एट सम डिस्टेंस। तो ये वायर है, ठीक है, इस वायर से हमारे पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, R है। तो इस जो वायर है उसके वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस होगी उसका फॉर्मूला, या फिर इन्फाइनाइटली लॉन्ग जो वायर है उसकी वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस होती है उसका फॉर्मूला हमें यूज़ करना पड़ेगा। वो होता है म्यू 0/4 पाई इंटू 2I/d। ठीक है, d इज़ द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट, d इज़ द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम दिस वायर, इस वायर से डिस्टेंस। अब यहाँ पे d की जगह पे हमें यूज़ करना होगा क्या, r। तो मैं यहाँ पे d को रफ करके यूज़ करता हूँ r, और r की वैल्यू ऊपर से डाल देंगे। तो B1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू 0/4 पाई 2I। r की वैल्यू जब डालूंगा मैं तो देखो क्या हो जाएगा, r/2 cos थीटा, और इसी को ढंग से लिख दूँ, ऐसा हो जाएगा। फिर तो 2 और cos थीटा एक इसमें आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ r/2 cos थीटा, इसी को ढंग से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू 0/4 पाई इंटू ये 2, देखो ये 2 cos थीटा पूरा होके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 4I cos थीटा अपॉन ए कैपिटल R। तो जो छोटा r था हमारा स्मॉल r, उसकी जगह पे हमने कैपिटल R लेके आए हैं हम। अभी इसमें और कैलकुलेशन होगा, B1 इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई, ये चलो पाई 4 को कट कर देते हैं, I cos थीटा अपॉन R। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, देखो इसको फिर से बताता हूँ कैलकुलेट कैसे किया है। ये इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर है, इस पॉइंट P पे प्रोड्यूस होने वाली हमें क्या निकालनी है, फील्ड निकालनी है। अब ये 3D डायग्राम है, देखो क्या होने वाला है, एक वायर होंगी, मान लो एक वायर है, सॉरी एक प्लेन है, इधर से एक वायर पास हो रही है अंदर के साइड, इधर से एक वायर पास हो रही है अंदर के साइड, ठीक है। और इन दोनों वायर से ऊपर के साइड में एक पॉइंट लूँगा मैं, मतलब यहाँ से इतना डिस्टेंस और यहाँ से इतना डिस्टेंस। ये आपको डायग्राम में ठीक से क्लियर नहीं हो रहा होगा, डायग्राम में आपको ऐसा लग रहा हो कि एक ही प्लेन में है, लेकिन वैसा है नहीं। ये जो पॉइंट P है वो इधर ऊपर होगा, इधर से एक वायर जाएगी, इधर से एक वायर जाएगी, पॉइंट इधर होगा, तो ऐसा और ऐसा डिस्टेंस है P। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो P जो है दोनों वायर से हमको ऐसा जाना है, दोनों वायर से डिस्टेंस है R। तो पहले हमने R निकाल लिया, थीटा उन्होंने बोला था, ये r/2 ले लिया, क्योंकि ये पॉइंट P जो है इक्वी डिस्टेंस है, तो ऊपर से ऐसा परपेंडिकुलर डालेंगे हम। तो छोटे r की वैल्यू निकाल ली पहले, वो डाल दिया हमने किसमें, इसमें। ये वाला फॉर्मूला कौन सा है, इट इज़ द फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टिंग वायर। यहाँ पे D होता था, लेकिन यहाँ पे अभी D की जगह पे क्या है, R है। तो R की वैल्यू पुट कर दी, जो कैंसिल करना था वो कर दिया, आ गया। सिमिलर प्रोसेस किसके लिए होगा, W2 के, W2 वायर जो है उसमें से जो करंट पास हो रहा है उसमें से भी सब चीज़ें सेम हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, सिमिलरली B2 विच इज़ द फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द करंट फ्लोइंग थ्रू वायर W2। उससे भी B2 क्या प्रोड्यूस होगा, यही म्यू 0/4 पाई, डायरेक्ट लिख देता हूँ I cos थीटा अपॉन R। ठीक है, क्यों, क्योंकि सारी पैरामीटर सेम है, तो ये जितना फील्ड प्रोड्यूस करेगा ये भी उतना ही फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो डिफरेंस क्या होगा, तो अभी डिफरेंस ठीक से समझो। जो B बार होगा उसका फॉर्मूला बायोट सावर्ट लॉ से हमारे पास है, DL बार क्रॉस R बार होता है। ये वाला फॉर्मूला अगर याद होगा तो आप आगे कुछ कर सकते हो। ठीक है, B बार इज इक्वल टू DL बार क्रॉस R बार। और ये जो B बार वेक्टर आएगा वो क्या है, देखो ये दो वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट है, तो तीसरा वेक्टर जो मिलता है वो तीसरा वेक्टर क्या होता है, इन दोनों को परपेंडिकुलर। तो ये जो B बार है वो R बार को भी परपेंडिकुलर होगा। तो ये R बार मान लो इसको,
ठीक है। तो पहले की वजह से जो B1 बार है ये R बार की क्या होगा, परपेंडिकुलर। देखो ये R बार है, ये वाला एंगल क्या होगा 90 डिग्री। ये R1 है, चलो इसको R1 मान, नहीं तो R ही रहने दो। ये जो R बार है इसको ये B1 क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। और उसी तरह से यहाँ पे मैं लिख दूँ B1, और उसी तरह से ये देखो ये दूसरा R है, दूसरे R की वजह से, ये दूसरे वायर की वजह से यहाँ पे B2 प्रोड्यूस होगा, और ये B2 भी क्या होगा, इस वाले R को परपेंडिकुलर होगा, तो ये इस वाले R को मैंने परपेंडिकुलर बता दिया। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। चलो इतना हो गया, दोनों की डायरेक्शन मैंने बता दी। ये है B2 बार। अभी ये देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, हमको रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना है, मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना है। इस पॉइंट पे B1 इस तरह से जा रहा है, B2 इस तरह से जा रहा है, तो हम पैरेललोग्राम लॉ यूज़ कर सकते हैं। पैरेललोग्राम लॉ यूज़ करके हम रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ला सकते हैं। तो पैरेललोग्राम लॉ यूज़ करने के बाद जो हमें रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मिलती है वो कितनी मिलेंगी, लॉ यूज़ करेंगे B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस 2B1B2 कॉस थीटा। तो अभी हमें देखना है कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है, जिन दो वेक्टर्स का आपको रिजल्टेंट निकालना है, ये कॉस थीटा क्या होगा, उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल होगा। तो वो एंगल हम कैसे निकालेंगे, तो चलिए अभी चालू करते हैं हम, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, अभी कुछ ज़्यादा काम नहीं है। देखो ये ट्राइंगल है एक, देखो मैं ट्राइंगल बताता हूँ ब्लू इससे, ये ट्राइंगल है हमारा, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल है। ट्राइंगल के तीनों एंगल की सम होती है 180, उसमें से ये थीटा थीटा है तो 2 थीटा हो गया, तो इतना एंगल क्या हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा। ये वाला एंगल, जगह कम है इसलिए लिखता हूँ 180 माइनस 2 थीटा। अभी ठीक से देखना, ये R बार है, ये वाला R बार, ये वाली लाइन, ठीक है, और ये वाली, इनके बीच में एंगल कितना है 90, मतलब ये पूरा एंगल कितना है 90 में से ये 180 माइनस 2 थीटा है, चलो मैं इसको x मान लेता हूँ, ठीक है। तो देखो अभी क्या हो गया, यहाँ पे लिखता हूँ 180 माइनस 2 थीटा प्लस x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90। फिर से देखो ये R बार है और ये B1 बार है, ठीक है, इसको ये B1 बार क्या है, परपेंडिकुलर है इस रूल के अनुसार। तो उसमें से एक एंगल हमें मालूम है 180 माइनस 2 थीटा, x निकालना है। टोटल एंगल है 90, उसमें से अगर ये 180 माइनस 2 थीटा माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। तो x इज इक्वल टू 90 माइनस ये 180 उधर जाएगा, ये 2 थीटा उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 थीटा माइनस 90। तो x क्या मिला हमें, x मिला हमें 2 थीटा माइनस 90। लेकिन हमें x नहीं चाहिए, हमें ये वाला एंगल चाहिए, ये वाले एंगल में इंटरेस्ट है हमें, y में। तो फिर से देखो, फिर से देखना पड़ेगा, ये वापस क्या था हमारा, एक R था, ठीक है, वायर W2 से पॉइंट P का डिस्टेंस, और ये इसकी ये वाले वायर की वजह से इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो है B2, और ये R को ये B क्या है परपेंडिकुलर। फिर से अभी क्या आ जाएगा, ये पूरा एंगल, ये जो पूरा एंगल है वो 90 आ जाएगा, यहाँ से इतना पूरा एंगल 90 है, उसमें से 2 थीटा माइनस 90 मालूम है हमें। तो यहाँ पे वापस लिखता हूँ मैं, देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 है, देखो ये वाला एंगल x, ये वाला एंगल y, ये टोटल एंगल कितना है 90 है, उसमें से ये मालूम है हमें x क्या है 2 थीटा माइनस 90 प्लस वाई इज इक्वल टू 90। देयरफॉर अभी y निकालना है, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो ये 90 उधर जाके प्लस हो जाएगा 180, और ये 2 थीटा उधर जाके माइनस हो जाएगा। बस ये y वाला एंगल चाहिए, एंगल निकालने में ही ज़्यादा जगदोजहद है, तो y मिल गया 180 माइनस 2 थीटा, ठीक है। देखो ये 180 माइनस 2 थीटा था, ये इतना टोटल एंगल 90 था, तो उसमें से हमको क्या मिल गया, 90 में से 180 माइनस 2 थीटा माइनस कर दिया, तो 2 थीटा माइनस 90 मिलेगा हमें x प्लस वाई, टोटल क्या होता है 90 डिग्री उस लॉ के अनुसार। तो 90 डिग्री लाने के लिए x मालूम था हमको, हमने y निकाल दिया, जो आया इतना, उसकी वैल्यू हमें इसमें डालना पड़ेगा। तो इसमें वो वैल्यू डाल देते हैं अंडर रूट। देखो और क्या है, B1 और B2 दोनों इक्वल है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो मैं डायरेक्ट डाल दूँ B1 स्क्वायर और B2 की जगह पे भी B1 स्क्वायर। ये देखो B1 इंटू B1 स्क्वायर, तो 2B1 स्क्वायर कॉस, अभी थीटा की जगह पे डालूंगा मैं, एक्चुअल एंगल का है 180 माइनस 2 थीटा। तो देखो क्या हो जाएगा, ये B1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर 2B1 स्क्वायर, ये भी 2B1 स्क्वायर,
तो 2b1² प्लस 2b1² और कॉस 180 माइनस 2 थीटा क्या होता है, कॉस 180 माइनस 2 थीटा होता है माइनस कॉस 2 थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा देखो, अंडर रूट 2b1² कॉमन हो जाएगा और अंदर आएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ठीक है। दोस्तों ये न्यूमेरिकल थोड़ा बड़ा है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे थोड़ा रफ करना पड़ेगा इधर का, ठीक है। तो चलिए नेट निकालते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। r इज इक्वल टू, आर मतलब क्या, बी नेट, ठीक है। तो बी नेट क्या हो जाएगा हमारा, अंडर रूट 2b1² एज इट इज, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला याद होना चाहिए। 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये देखो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 b1² साइन स्क्वायर थीटा। तो b क्या हो जाएगा हमारा, b आएगा देखो 4 बार आके 2 हो जाएगा, b1² का b1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का साइन थीटा हो जाएगा, करेक्ट है। अभी क्या करते हैं, b1 की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो b इज इक्वल टू 2, b1 कहाँ पे गया, b1 और b2 एक ही थे, तो b2 की वैल्यू डाल देता हूँ, μ0 अपॉन i इंटू आई कॉस थीटा। इसको सॉल्व करेंगे, ये 2, ये b1 की वैल्यू और आगे क्या है साइन थीटा, ये वाला साइन थीटा। अभी ठीक से देखो, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा, और बचा हुआ लिख देंगे फिर μ0 अपॉन पाई आई अपॉन आर। देखो यही हमें प्रूव करना था, μ0 आई अपॉन पाई आर इंटू साइन 2 थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। ये तो आधा पार्ट पहुँचे। उसके बाद में उन्होंने बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो इसका रिजल्टेंट ड्रा करते देखो पैरेललोग्राम से, ये डायगोनल ड्रा किया मैंने। ये डायगोनल अगर जैसे ड्रा करा मैंने, तो ये जो है, ये जो डायगोनल आएगा, अगर इस फील्ड में जाएंगे 3D डायग्राम अगर हम बनाएंगे, तो बी नेट का डायरेक्शन होगा, बी नेट विल बी पैरेलल टू आर, ठीक है। ये डायग्राम एक्चुअली कैसे बनेगा, ये डायग्राम एक्चुअली ये दोनों वायर्स अंदर जाएगी और पॉइंट जो होगा P, वो पॉइंट P यहाँ पे होगा ऐसा, ठीक है। पॉइंट P यहाँ पे होगा और डायरेक्शन हमें मिलने वाली है ऐसी। तो ये आर बार भी हॉरिजॉन्टल है और हमें मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसी मिलने वाली है। तो हम लिख सकते हैं कि बी नेट विल बी पैरेलल टू आर। तो दोस्तों यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। डायग्राम आप अच्छे से ड्रा करना, मैं यहाँ पे बोर्ड पे ड्रा नहीं कर पा रहा हूँ, पेपर पे अच्छे से ड्रा कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वाला एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। देखो दिया है, फिगर ड्रा करी है नीचे, उसके बारे में बात करेंगे। ये फिगर है एक, ठीक है, सिलेंडर ड्रा करा है कुछ, तो ये है, और है होल रेडियस जो है वो ए है, और ये छोटे की रेडियस है आर, ठीक है। यहाँ तक है, ऐसा डिनोट किया है कि ये छोटे की रेडियस है आर, ओके। देखो बता के रखा है, फिगर शोज सिलेंड्रिकल वायर ऑफ डायमीटर ए, वायर का डायमीटर है ए, कैरिंग करंट आई, द करंट डेंसिटी विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल एक्सिस, ये है उसका सेंट्रल एक्सिस, ठीक है, ये है वायर का सेंट्रल एक्सिस। करंट डेंसिटी which is in the direction of central axis of wire varies linearly with radial distance। अब रेडियल डिस्टेंस मतलब क्या, जो सेंटर से रेडियस की तरफ मेजर किया जाता है, ठीक है। करंट डेंसिटी को डिनोट किया जाता है जे से, ये हमने 11th में पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। करंट डेंसिटी को डिनोट किया जाता है जे से, और उसका फॉर्मूला होता है करंट अपॉन एरिया, अगर छोटा छोटा हो तो डी आई अपॉन डी ए, छोटा सा करंट अपॉन छोटा सा एरिया, ठीक है। वेरीज लीनियरली विथ रेडियल डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस अकॉर्डिंग टू रिलेशन, उन्होंने रिलेशन दे के रखा है, J इज इक्वल टू J0 R अपॉन ए दे के रखा है, ओके। ऑब्टेन मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड वायर एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम इट्स सेंटर, हमें B ढूंढना है एट डिस्टेंस R फ्रॉम सेंटर, ठीक से समझ लो। अभी करंट डेंसिटी का मीनिंग मालूम होना चाहिए। यह जो है हमारा जो सिलेंड्रिकल वायर है, इस वायर में करंट डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है। करंट डेंसिटी कांस्टेंट नहीं मतलब पर मीटर स्क्वायर जो करंट होगा, करंट अपॉन एरिया, वो जो वैल्यू है वो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि करंट कांस्टेंट नहीं होगा, और उसकी वजह से क्या होगा, हम ठीक से बी निकाल नहीं पाएंगे, ठीक। अगर करंट डेंसिटी कांस्टेंट नहीं बताया तो हमें थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में जाना पड़ता है, लॉन्ग एक्सप्रेशन हमें निकालना पड़ता है। तो
ये इससे क्लियर नहीं होगा, मैं यहाँ पे दूसरी डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, ये वाली। ये मान लो क्या है, ये है इसका फ्रंट व्यू, ये वायर ऐसी है, उन्होंने डायग्राम ऐसी बताई है, हम उसको ऐसा रख लेते हैं, फिर हमें अगला सर्कल दिखेगा। तो ये सर्कल दिख रहा है हमें, उसमें है कि ये वाला ए है और ये है आर, ठीक है। उन्होंने बोला है कि हमें बी निकालना है एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर, मतलब यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लूँ पी, ठीक है, इस पे हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यूज़ करना पड़ेगा एम्पियर का लॉ, ठीक है, एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ क्या बोलता है, ये बोलता है कि B इज इक्वल टू, ठीक है, ऐसा है B बार डॉट DL बार इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और वो भी कैसा, क्लोज इंटीग्रल, इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू 0 टाइम्स I, और I क्या होता है, I होता है टोटल करंट एनक्लोज्ड बाय एरिया। कौन सा एरिया, हम एक एम्पियर लूप बनाते हैं, एम्पियर लूप के अंदर जो एरिया एनक्लोज हो जाता है उसके अंदर का करंट होता है टोटल करंट। तो अभी हमें करंट डेंसिटी अगर कांस्टेंट होता तो हम आराम से करंट कैलकुलेट कर पाते। मान लो ये P पॉइंट पे निकालना है ना, तो P पॉइंट से जाने वाला एक हम लूप बना लेते हैं, जिस लूप को क्या बोलते हैं, एम्पियर लूप। तो ये मैंने लूप बना लिया, ठीक है। यहाँ पे दो वेक्टर है, एक DL बार है और एक B बार है। मान लो इसमें से करंट अंदर की तरफ फ्लो हो रहा है, करंट अंदर की तरफ है, ठीक है। तो अगर करंट अंदर की तरफ है तो हमें देखो मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इससे देंगे। करंट अगर अंदर की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा, इस तरह से। राइट हैंड जो फिंगर वाला रूल है वो बोलता है हमें करंट के डायरेक्शन में अगर थंब को रखेंगे तो ये जो फिंगर्स है, ये फिंगर्स हमें किसकी डायरेक्शन बताएंगे, फिंगर्स हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगे। तो करंट अंदर मान लिया तो फील्ड इधर होगी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होंगी, ऐसी होंगी, ठीक है। और दूसरा, लेकिन अभी ये DL बार मतलब क्या, ये जो लूप है ना, इस लूप को हम थोड़े से छोटे टुकड़े करते हैं, हर एक टुकड़े को बोलते हैं हम करंट एलिमेंट, उस करंट एलिमेंट को भी हम वेक्टर मानते हैं। और वो क्या होता है, ज़्यादातर केसेस में ऐसा ही होगा, जो B बार होता है और DL बार होता है, दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, दोनों के बीच में एंगल क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि DL बार इज नथिंग बट ये जो पूरा लूप है इसका एक छोटा सा हिस्सा, और उसको टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, और वो टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करते हैं वो कि B बार की डायरेक्शन के सेम ही आती है। तो यहाँ पे मैं अगर लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन B DL cos थीटा, ठीक है, इसका होता है। तो इसको अगर लिखेंगे तो B और ये कॉस थीटा, अभी आप इन दोनों के बीच के थीटा कितना है, B बार और DL बार के बीच में जो थीटा है वो है 0, तो कॉस 0 हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा यहाँ पे DL इज इक्वल टू, मैं लिख दूँ ये म्यू 0 I, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। थीटा की वैल्यू अगर 0 डालते हैं तो कॉस 0 1 हो जाता है, और हमेशा थीटा की वैल्यू एम्पियर के करंट, जब हम एम्पियर लॉ यूज़ करेंगे ना तो थीटा हमें 0 ही मिलेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते करते डॉट प्रोडक्ट का रूल क्या होता है, ए बार डॉट B बार इज इक्वल टू AB कॉस थीटा, तो B बार डॉट DL बार क्या हो जाएगा, B DL कॉस थीटा, ठीक है। तो हमने क्या करा, B और DL ले लिया, म्यू 0 इंटू I, B की वैल्यू हमें निकालना है। तो अभी क्या करेंगे, म्यू 0 इंटू I रहने देंगे, और I की जो डेफिनेशन है वो नहीं भूलेंगे, हमें टोटल करंट निकालना है एनक्लोज बाय एरिया। अभी यहाँ पे टोटल करंट निकाल नहीं सकते क्योंकि करंट डेंसिटी हमें कांस्टेंट नहीं दी है, अगर करंट डेंसिटी कांस्टेंट देते तो हम आराम से निकाल लेते, लेकिन यहाँ पे दिया नहीं है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा मालूम है, इसमें I की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो I की वैल्यू निकालने के लिए ये सब दिया है, ठीक है। तो देखो हमारे पास है J इज इक्वल टू DI बाय DA, ठीक है। करंट डेंसिटी इज इक्वल टू करंट अपॉन एरिया, तो देयरफॉर छोटा सा करंट इज इक्वल टू करंट डेंसिटी इंटू छोटा सा एरिया। यहाँ पे J दे के रखा है हमें, देयरफॉर DI इज इक्वल टू, J की वैल्यू डाल देते हैं, J की वैल्यू है J0 R अपॉन A इंटू DA। ये हो जाएगा छोटा सा करंट छोटे से एरिया में। अभी जो है इसका हमें ना एरिया कैलकुलेट करना है, तो इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका एक छोटा सा स्ट्रिप बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये एक स्ट्रिप बनाऊंगा मैं, ये स्ट्रिप जो ये छोटी सी बनाई है ना, जो लूप बनाया है मैंने, उसके अंदर का जो स्ट्रिप है उसका लेंथ है मान लो DR, इसका लेंथ है DR, ठीक है। क्योंकि मुझे इसी पॉइंट पे कैलकुलेट करना है,
इसी पॉइंट पे अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो इसका एरिया कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। ये पूरा एरिया के अंदर का मुझे करंट कैलकुलेट करना होगा। करंट डेंसिटी कांस्टेंट है नहीं, सुनो मेरी बात फिर से, करंट डेंसिटी कांस्टेंट है नहीं। जैसे जैसे सेंटर से हम दूर दूर जाते जाएंगे करंट डेंसिटी चेंज होते जाएगा जे का वैल्यू, लेकिन लीनियर वेरिएशन बताया है न्यूमेरिकल में, हम इस पॉइंट से ज़्यादा दूर नहीं आ रहे। ये डी आर जो है ना बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तो यहाँ से यहाँ तक करंट डेंसिटी चेंज होगा लेकिन ज़्यादा नहीं चेंज होगा, बहुत छोटा सा चेंज होगा। क्योंकि देखो आर, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बहुत छोटा है, तो बहुत छोटा है तो करंट डेंसिटी का चेंज भी बहुत छोटा होगा, इतना छोटा होगा कि हम कांस्टेंट मान सकते हैं। जैसे हम वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स में सीखे थे क्लास 11 में कि छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करते हैं कि छोटे से डिस्प्लेसमेंट में फोर्स क्या मानते हैं, हम कांस्टेंट मानते हैं, उसी हिसाब से वही लॉजिक यूज़ किया है, ठीक है। तो छोटा सा डिस्टेंस आर से आगे कितना मूव हुए डी आर, इतना डिस्टेंस मूव हुए बहुत छोटा सा ताकि करंट डेंसिटी चेंज ना हो, ठीक है। या फिर उतने डिस्टेंस के लिए करंट डेंसिटी कांस्टेंट मान सकते हैं। तो इसका एरिया मुझे लिखना पड़ेगा। ये जो स्ट्रिप है ना, ये स्ट्रिप का एरिया अगर हमने कैलकुलेट किया तो ये छोटा सा एरिया, ठीक है। ये जो स्ट्रिप है, अभी ये जो स्ट्रिप बन गई हमारी, देखो अभी ये जो स्ट्रिप बन जाएंगी, ये स्ट्रिप का एरिया कैलकुलेट हो जाएगा, तो उसको इंटीग्रेट करके हमें पूरा एरिया मिल जाएगा। तो इस एरिया की जगह पे मैं क्या कर सकता हूँ, अभी देखो डी ए की जगह पे मैं क्या डाल सकता हूँ, इधर ही देखना, डी आई इज इक्वल टू J0 R अपॉन ए, और डी ए की जगह पे डालूंगा। अभी ये स्ट्रिप का एरिया कितना होगा, ये क्या है डिस्टेंस आर, ये क्या है डी आर, तो उसका एरिया का फॉर्मूला बनेगा 2 पाई आर इंटू ये जो लेंथ है डी आर, ये उसका एरिया बनता है। ये है स्ट्रिप का एरिया, आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना होगा, ठीक है। तो देखो डी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, J0 अपॉन ए आर इंटू आर, आर स्क्वायर हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर डी आर। अभी ये छोटा सा करंट है, हमें क्या चाहिए, पूरा करंट। इसको रफ कर देता हूँ, अभी इसका कुछ काम है नहीं। छोटे से करंट से पूरा करंट कैसे मिलेगा, तो छोटे से करंट को इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेते हैं, J0 अपॉन ए इंटू 2 पाई अंडर रूट हो जाएगा आर स्क्वायर डी आर। और यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम और कहाँ तक जाएंगे, आर तक जाएंगे, क्योंकि डी आर बहुत छोटा है, तो यहाँ पे लिमिट लगा देंगे 0 से लेके आर तक, या फिर नहीं लगाया तो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। लगाओ लिमिट या फिर नहीं लगाओ, अगर नहीं लगा रहे तो समझ में आएगा कि 0 से आर तक हम जा रहे हैं, ठीक है, तो भी रख लेते हैं 0 से आर तक। इसको सॉल्व करो, G0 2 पाई अपॉन ए, ये हो जाएगा R³/3, ये आ जाएगा हमारा I, ठीक है। टोटल छोटे से करंट का इंटीग्रेशन टोटल करंट। तो ये जो करंट आया है उसको इक्वेशन फर्स्ट में डाल देते हैं, तो देखो फिर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा B, और हाँ ये जो DL है, ये जो है हमारा एम्पियर लूप था, इसका जो छोटा सा एलिमेंट मान लिया था हमने, ये वाला एलिमेंट, इसको DL बोलते हैं। तो छोटे से एलिमेंट को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो हमें पूरा लेंथ मिल जाएगा। पूरा लेंथ क्या होगा, यहाँ पे लिख दूँ मैं, इंटीग्रेशन DL इज इक्वल टू 2 पाई आर। पूरा लेंथ लूप का क्या होता है, सरकमफरेंस। तो फ्रॉम फर्स्ट क्या हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट B एज इट इज इंटू DL को क्या करूँ मैं, DL को लिख दूँ 2 पाई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ0, और I की वैल्यू ये रही J0 2 पाई अपॉन ए इंटू R³/3। देखो पाई पाई कट, 2 कट, R और यहाँ के कट हो गए, R² रहेगा, तो यहाँ पे सिर्फ B बचा, और जो बचा लिख देते हैं μ0 J0, ठीक है, उसके बाद में R/3। बस ये है हमारा फाइनल आंसर। ये R² है, ठीक है, ये R³ था, उसमें से एक R कट गया तो R² बचा। तो दोस्तों हमें यही आंसर लाना था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा लंबा है, थोड़े लंबे हैं एग्जाम्पल, लेकिन आपको अगर एक बार के समझ में आ गए तो आप आराम से कर सकते हो। तो चलिए, अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद में हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत छोटा है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। स्क्रीन पे है, इन द अबव प्रॉब्लम, मतलब अभी जो 20 नंबर का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, व्हाट विल बी मैग्नेटिक फील्ड बी इनसाइड वायर एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम इट्स सेंटर इफ करंट डेंसिटी इज यूनिफॉर्म। ठीक है, ये बहुत सिंपल हो जाएगा। फिर से वो क्रॉस सेक्शन ड्रा कर लूँ। ये सेंटर है, ठीक है, ये यहाँ पे आर है, ठीक है, और ये पूरा है ए। देखो,
उन्होंने बोला है, हमें कैलकुलेट करने को बोला है कि व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर। ठीक, वापस ज़्यादा नहीं करना है, इसके यहाँ पे कैलकुलेट करना है ना, तो इसमें से जाने वाला हम क्या ड्रा करेंगे, एम्पियर लूप ड्रा कर लेंगे और एम्पियर लॉ ही यूज़ करेंगे। क्या है एम्पियर लॉ, बी बार डॉट डी एल बार इज इक्वल टू म्यू जीरो आई। ठीक है, अभी करंट डेंसिटी कांस्टेंट है तो आराम से कैलकुलेट कर पाएंगे, करंट भी हम कांस्टेंट मान पाए। तो यहाँ पे मैं बी और ये क्या है हमारा 2 पाई आर, पिछले एग्जाम्पल की तरह ही है, म्यू जीरो। अभी आई क्या होगा, आई है टोटल करंट, ठीक है, इनक्लोज्ड बाय लूप। ठीक है, अभी ये लूप का एरिया कितना है, तो यहाँ पे आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं हम। ठीक है, कितना बोल देंगे, टोटल करंट एरिया, देखो जे इज इक्वल टू क्या है, आई अपॉन एरिया, जे इज इक्वल टू आई अपॉन एरिया है, तो आई मतलब, और ये एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, तो आई हो जाएगा जे इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो बी इंटू इसमें आई, तो यह हो जाएगा देयरफॉर बी इंटू 2 पाई आर म्यू जीरो इंटू आई की जगह पे डाल दो जे इंटू पाई आर स्क्वायर, जो जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, ये म्यू जीरो है, देखो पाई पाई कट आर, इधर का एक आर कट, बचता है बी इंटू 2 इज इक्वल टू म्यू जीरो जे आर। ठीक है, आर स्क्वायर का एक आर बचेगा, बी इज इक्वल टू म्यू जीरो जे आर अपॉन 2। यही आएगा हमारा फाइनल आंसर। उन्होंने बुक में कुछ अलग आंसर दिया है, लेकिन वो आंसर उनका शायद प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, ये वाला आंसर सही है, बी आएगा फाइनल, म्यू जीरो जे आर अपॉन 2। इसमें कुछ नहीं करने का था, पिछले एग्जाम्पल में हमें दिया था कि करंट डेंसिटी कांस्टेंट है नहीं, तो इंटीग्रेशन वगैरह लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे बोला है करंट डेंसिटी कांस्टेंट है, करंट डेंसिटी का मतलब है करंट अपॉन एरिया, तो करंट निकल जाएगा, करंट डेंसिटी इनटू एरिया। और ये लूप जो है वो कौन सा है, सर्कुलर है, उसका एरिया का फॉर्मूला मालूम है, इस एम्पियर लॉ में डाल देंगे, आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।